मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा। जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठियां दी गई थी, उसकी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपीज जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। हम छत्रपति संभाजी नगर में, और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उससे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी। कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं सर। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है। ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? आपको लगता है कि ये बिल काफी है? सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो, 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी। और लोग हमें तब भी बोले थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉस कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था। उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए। उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है? क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं। बिल्कुल। तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते हैं 50-50 करोड़ के। लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया। उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन। सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी हो तो कोई कौन से नॉर्म्स होते हैं? फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है। सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारी रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है। लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है, ठीक है।
सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया है एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, दो नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं। एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश करी, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार? नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेनजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो। उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो। ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ, होना भी चाहिए। लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा। मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज जा रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है। मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से भी उनका खराब ये है। कहना था कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल है। कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका, हार माला डालकर, बलात्कारियों का आप हार माला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है। तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट? नॉट एट ऑल सर। मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में, जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हार माला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जो पुल उनके पास है उसमें से एग्जैक्टली, मैं कल वही बोल रहा ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे। कौन आपकी चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए? मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार। मतलब आपके दिमाग में कोई होगा? नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार, दूसरों को बना देते। बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को सर आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी। इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती है या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग? एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है। हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार। अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कैन सपोर्ट दिस सर। एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया। क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द 3 डिमांड्स जो आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए। बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ये कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है।
और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। कोई टाइमलाइन है आपके पास? हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर? ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज द आफ्टर, डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पैलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में? सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ। तो ये बाहर क्यों थे? हिस्ट्री शीटर जो बेल पर बाहर होंगे, तो किसकी गलती है? केसेस चल रहे हैं, किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है। जो स्टूडेंट्स आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है, जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते। वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है। पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है। एनडीएमसी का ट्रक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था। रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे आया? फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के लेकर, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई है सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे। उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी यही कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे। जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना नहीं सर। एक somebody planted it, not somebody, the BJP planted it। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम 1 महीने से सर प्रोटेस्ट करते, 1 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, 1 महीने में क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठियां, जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठियां दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठियां किसने दी? पुलिस की लाठियां थी, वो जो ट्रांसपेरेंट लाठियां होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे। तो उनके पास लाठियां कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स? क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी देखी नहीं थी। इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे, उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का, जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है, दे आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। सरकार की तरफ से आपको पहला कांटेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए? सरकार को जो पहला कांटेक्ट था वो 20 के पहले ही था। हाँ। जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट्स मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, सपोर्ट हो रहा है। सो दैट इज व्हेन दे इनवाइटेड अस फॉर अ डायरेक्टली आपको था या सोनम वांगचुक के लिए था? नहीं, डायरेक्टली सौरभ को था, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था। पुलिस वाले थे कि आप आइए, बात करना चाहते हैं कुछ लोग। तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक
क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। यस। और आप कहते हैं कि हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा। शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको मुझे पता कॉल आया था क्यों? उनकी वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया। क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा है सरकार उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था सर, उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। एंड हाउ वियर्ड इज दिस? जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपीज जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। मैं मिलने को ट्राई करता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था, जहां पर बस किडनैपर ही मिल सकता है उन्हें। बट उनका खत देख के मुझे भी आश्चर्य लगा, क्योंकि उसमें तो वो लिख रहे थे कि मैं तो अनशन तोड़ रहा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार के लिए, मतलब उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी एक तरीके से, जो लग रहा था। नहीं, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब मैं सर से खुद रिक्वेस्ट कर रहा था जब उनके अनशन को मुझे लगता है 10-12 दिन हुए थे, एंड आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। तो मैंने सर को तभी बोला था, सर आप अनशन तोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट हम आगे जारी रखेंगे इस्तीफे तक, ये हमारी जिम्मेदारी है। ही सीम्स टू बी आउट ऑफ द मूवमेंट नाउ कंप्लीटली। वो बिल्कुल आपके इसमें वो भी दिखाई- रेस्ट कर रहे हैं सर, ही इज आल्सो रेस्टिंग। मैं भी he's बीमार still part of it. या और मैं भी बीमार था, तो मैं भी रेस्ट कर रहा था, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। बीमार है, लेकिन फिर भी आप तो बात कर रहे हैं। Yes. आप वही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक तो नहीं दिख नहीं, रहे वो अभी लद्दाख चले गए ना। एंड सोनम सर का एक है, ही इज अ वेरी ही इज अ ट्रू गांधीयन, ओके। ही इज अ ट्रू गांधीयन। तो उनका वो है कि आई विल कम फॉर द कॉज, उसके बाद में मेरे लद्दाख में चला जाऊंगा, आई विल रेस्ट, आई विल रिकवर। मतलब ही इज टू मच इनटू मेडिटेशन, पीस एंड ऑल दैट। एंड मैं सीख रहा हूँ उनसे वो चीजें, क्योंकि वो मुझे भी बोलते हैं अभिजीत तुम ना थोड़ा शांत रहा करो। सर मैं ट्राई तो करता हूँ, बट अभी आपके जैसा बनने में टाइम लगेगा मुझे। पॉलिटिक्स पे बात करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन होता है तो पॉलिटिक्स होती है। और बिकॉज आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आशुतोष रांका जो आपके जुड़ा हुआ था बेसिकली। तो चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कहीं हर प्रोटेस्ट में ये देखा गया, जैसे अन्ना आंदोलन था तब भी ये कहा जा रहा था कि आरएसएस कोई उनको मदद करने की कोशिश कर, आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगता था। आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो क्या सपोर्ट था उनका, नहीं था? वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की, नहीं की? सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी, जो आपकी खुद की रिपोर्टर है, वो वहां पर एक हफ्ता थी। बट वो कैसे पहचाने की आम आदमी पार्टी का है कि नहीं? उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने क्राउड देखी है, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहाँ से आए कहाँ से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए? 70-80% लोग हाथ उठाते थे। इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल थी, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल था। एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन है, आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसी बात को लेकर मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर। एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए। बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम। एकनाथ शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे, वो तो आंदोलन के बाद मिलने पर आए थे। इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है।